नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। क्या 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा? क्या लॉकडाउन खोलने का रोड मैप सरकार ने बनाना शुरू कर दिया? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस मीटिंग के बाद यह संकेत है कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज हिसाब से लॉकडाउन खोला जा सकता है। लेकिन एक बात और साफ है, वो ये कि जिन इलाकों में कोरोना हॉटस्पॉट है, जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पूरे आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में छूट देने का फैसला राज्यों की सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। राज्यों की सरकारें कोरोना के मामलों की संख्या के हिसाब से अपने अपने लेवल पर लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने का फैसला ले सकेंगी। कोरोना मामलों के हिसाब से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटकर लॉकडाउन खोलने का प्लान राज्यों को बनाना होगा। इस समय देश में 170 जिले हैं जो कोरोना के रेड जोन यानी कि खतरे वाले जोन में आते हैं और देश में कोरोना के मरीजों की संख्या इस वक्त 27,000 के पार जा चुकी है। तेलंगाना पहले ही कह चुका है कि वो 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। ओडिशा ने भी आज मांग कर डाली है कि लॉकडाउन को 1 महीने और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन बाकी राज्य क्या लॉकडाउन खुलने पर सहमति देंगे? यह बड़ा सवाल है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हालात चिंताजनक हो रहे हैं। ऐसे में क्या होगा 3 मई के बाद? आज का दंगल इसी सवाल पर। सवाल तो वही था कि 3 मई के बाद देश कोरोना से कैसे लड़े। इस पर फैसला तो नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संकेत आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यों की कोशिश रेड जोन्स को ऑरेंज जोन और फिर उन्हें ग्रीन जोन में बदलने की कोशिश होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इस बात के संकेतों को यूं समझें कि जिन राज्यों में कोरोना के रेड जोन ज्यादा हैं, यानी बेहद प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन बरकरार रह सकता है। ऑरेंज जोन यानी जहां कोरोना के मामले तो हैं मगर वे जगहें हॉटस्पॉट नहीं है, वहां थोड़ी छूट मिल सकती है। और ग्रीन जोन यानी कोरोना मुक्त जगहों पर लॉकडाउन से राज्यों को छूट देने को कहा जा सकता है। भारत में कोरोना संक्रमण फैलने को राज्यों के नक्शे पर देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 8,068 केस और 342 मौत हो चुकी है। इसके बाद हालात गुजरात में खराब है, जहां 3,301 केस और 151 मौत हो चुकी है। दिल्ली में 2,918 केस और 54 मौतों का आंकड़ा है। राजस्थान में 2,185 मामले हैं और 33 मौत हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2,096 केस और 103 मौत हैं। यानी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए 3 मई के बाद की रणनीति बनाना सबसे कठिन होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। लॉकडाउन 2 के पहले वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक तरह की आम सहमति थी कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस बार बात अर्थव्यवस्था को संभालने पर भी खुलकर हुई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था पर चिंतित होने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री का कहना था कि लॉकडाउन के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। देश ने पिछले 1.5 महीनों में हजारों जिंदगियां बचाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि लॉकडाउन से निकलने के लिए सभी राज्यों को मिलकर एक रणनीति बनानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, इसको मिलकर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को एक मंत्र दिया कि 2 गज की दूरी का अगर हम पालन करते हैं तो इस लड़ाई को सफल बनाने में हम कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि ये लड़ाई लंबी चलनी है, इसीलिए हमको घर से बाहर अगर निकलते हैं तो मास्क और फेस को कवर करके ही निकलना होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज दंगल में अजय आलोक हैं, वो नेता हैं जेडीयू के। अरविंद वाजपेयी हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं एलजेपी के। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, वो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले राघव चड्ढा, लॉकडाउन खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, क्या तैयारी है? 3 मई को खोल पाएंगे लॉकडाउन? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ एक लंबी विस्तार चर्चा करी, बैठक करी और हर मुख्यमंत्री के क्या सुझाव थे उस पर अमल भी किया, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, और उसके नतीजे आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे भी। मोटे मोटे तौर पर जो चीज उभरती हुई नजर आ रही है
वो ये नजर आ रही है कि लॉकडाउन जो है उससे कुछ राज्य उसको बढ़ाना चाहते हैं और कुछ राज्यों का ये मानना है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए और स्वास्थ्य की जो अभी पूरा हमारा जहाँ फैल रहा है जैसे कोरोना वायरस, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बढ़ाने की आवश्यकता है। दिल्ली का जहां तक विषय है, दिल्ली में हम लोग हमारा ये मानना है कि जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी दिल्ली के विषय में, उसका पूरी तरीके से पालन होगा और दिल्ली के अंदर आने वाले समय में जो जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा बताई जाएंगी उनको हम लागू भी करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में हमारा लॉकडाउन खोलने ना खोलने से भी बड़ी चीज ये है कि हमारा पूरा फोकस है कि कैसे जांच ज्यादा हो। लगातार ये बात निकल कर आ रही है कि जांच ज्यादा करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर मिलियन टेस्टिंग दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। कल ही मैं आपको आंकड़े दे दूं, कल ही 3,500 टेस्ट दिल्ली में किए गए। इतने बड़े स्तर पे टेस्ट पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है, तो जितनी जांच होगी। आपकी सरकार को इसकी तारीफ मिलनी चाहिए अगर आप सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, और मिल भी रही है। लेकिन इस समय का सवाल जो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मुख्यमंत्रियों से जब प्रधानमंत्री मिले तो मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात क्या रखी? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? वो लॉकडाउन खोलना चाहते हैं 3 तारीख को या नहीं खोलना चाहते? देखिए, ये इतना सरल ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन नहीं है। आपको ये समझना होगा कि लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान कतई भी नहीं है, और स्थायी समाधान जो है वो लॉकडाउन नहीं है, वो एक वैक्सीन है, एक मेडिसिन है। आज लगभग 9 मुख्यमंत्रियों ने बात रखी अपनी, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, 9 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखी है। लेकिन हमारा साफ तौर पे यह मानना है कि हमें वैक्सीन की खोज करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर, जैसा आप जानते हैं, हमने एक एडहॉक सोल्यूशन निकाल लिया इस बीमारी का, वो है प्लाज्मा थेरेपी। और दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी किया भी है, करके भी दिखाया है। और 5 ऐसे मरीज जो आईसीयू में थे, उनको आज आईसीयू से निकाल दिया है और आज वो ठीक होकर अपने घर जाने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की गई। तो हमारा पूरा फोकस इलाज और वैक्सीन के प्रति है। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा दिल्ली में, वो जब तक केंद्र सरकार लगभग 1 हफ्ते बाद, अभी भी 1 हफ्ता है 3 मई में, 1 हफ्ते बाद क्या निर्णय लेती है उसके आधार पे तय होगा। उनकी क्या हमारे लिए दिशा निर्देश आती है। कोई सलाह नहीं है उनको कि खोले ना खोले? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, आज कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। लगभग 9 मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिला था, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे। वहां आप सलाह नहीं दे पाए, यहां देना चाहते हैं? बता दीजिए, शायद यहां से देख ले वो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के मन में क्या है। नहीं, देखिए, वो तो समय आने, देखिए अभी भी 1 हफ्ता, मैं आपको वही बता रहा हूं कि लगभग 1 हफ्ता अभी भी बाकी है। आज हम 3 मई से काफी दूर हैं। आज से 1 हफ्ते बाद क्या परिस्थिति दिल्ली में होगी, क्या आंकड़े होंगे, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं जी, जो दिल्ली में अन्य कंटेनमेंट इलाके दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन दूर दूर तक भी देते हुए नजर आते हैं। उनको अपने 14 दिन का या कहीं ना कहीं 21 दिन का अपना जो एक कार्यकाल है, उसको जो कंटेनमेंट का जो पीरियड है उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद ही उचित फैसला लिया जाएगा। एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि हम लोग दिल्ली वालों की, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो या गरीब से गरीब मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो या किसी के घर में इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की नौकरी करने वाला हो, हर व्यक्ति के रोजगार से लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारे दिल्ली सरकार की जो महीने की कमाई होती थी अप्रैल के मई के महीने में, वो मात्र 5 से 7% रह गई है और सालों के मुकाबले। तो हम दिल्ली सरकार की और दिल्ली के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर काफी चिंतित हैं। और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर मुझे लगता है कोई निर्णय सरकार को अवश्य लेना होगा। हम इस पर आते हैं अभी। राघव चड्ढा, की लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या परिस्थितियां होंगी, राज्यों की सरकारों की क्या जरूरतें होंगी, क्या वो बातें सरकार केंद्र की सुन रही है कि नहीं सुन रही है, और अगर लॉकडाउन खुलता है तो वो किस तरीके से खोला जाना चाहिए, उसके लिए राज्यों के पास कोई रोड मैप है या नहीं है? अजय आलोक, आपकी सरकार के पास रोड मैप है कोई? 3 मई के बाद आगे क्या करेंगे? लॉकडाउन खोलना चाहते हैं कि नहीं खोलना चाहते? हम बिल्कुल रोहित, जैसे अभी चल रहे हैं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, ये 2 हथियार हमारे ऐसे हैं जिनसे अभी तक हमारे यहाँ परिणाम अच्छे आए, पूरे देश में परिणाम अच्छे आए हैं। बिहार में रिकवरी रेट देश के हिसाब से काफ़ी बेटर है। हमारे यहाँ संक्रमण, हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी अब एडिक्वेट नंबर में हो रही है, हल्की स्कोर बढ़ाएंगे हम, और उस पर हमारा जोर है। 3 अलग से मशीनें हमने सिंगापुर से और मंगवाई हैं ताकि टेस्टिंग की और नंबर्स हम बढ़ा सकें। लॉकडाउन में छूट की जहाँ तक बात है, तो जो हमारे ग्रीन जोन है उसमें ऑलरेडी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में काम वाम शुरू करवाया है।
थोड़ी बहुत और छूट होगी, लेकिन जो अभी भी हमारे हॉटस्पॉट एरिया हैं और जहां जहां से हमारे मरीज मिल रहे हैं वहां पे कोई छूट की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है कि अगले 15 दिनों तक हम कोई देने जा रहे हैं, जब तक कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए कि हमारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट 7 जिलों में कंप्लीट हो चुका है। 33 जिले और बचे हुए हैं जिसमें से लगभग 40% काम पूरा हो गया है। तो जब तक 40 जिले की डोर टू डोर स्क्रीनिंग करके और घर में जाके हम टेस्टिंग करने के खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, तब तक पूर्ण लॉकडाउन से हम पीछे नहीं हटेंगे। आधा खोलेंगे आधा नहीं खोलेंगे, इसको मैं ऐसे समझूं? और मैं बता दूं कि मैं कह रहा हूं पार्शियल छूट, जो हमारे ग्रीन जोन है, जिन जिलों में अभी तक मरीज नहीं आए, 18 ऐसे जिले हैं, वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में काफी रिलैक्सेशन है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल तरह से ब्लॉक्ड है। और उसके अलावा डोर टू डोर टेस्टिंग का हमें फायदा ये हुआ है कि गोपालगंज जिले में जैसे पिछले 15 दिन से कोई मरीज नहीं था, लेकिन जब हमने डोर टू डोर टेस्टिंग की और जिसमें हमें लगा कि लक्षण है, उनकी हमने जांच की, तो लगभग 700 लोगों की स्क्रीनिंग में लगभग 2 आदमी पॉजिटिव निकल गए। तो इस तरह से करके जब तक हम जिले को सैनिटाइज नहीं करें, तब तक कंप्लीट लॉकडाउन हटाना मतलब कि 35 दिनों की मेहनत पे पानी फेर देना है, और ये हम नहीं करेंगे। ओके, अभय दुबे, महाराष्ट्र में, राजस्थान में क्या प्लान? खोलना चाहते हैं लॉकडाउन या नहीं खोलना चाहते? देखिए, पहली बात तो पूरी तरह कोई भी राज्य सरकार पूरा लॉकडाउन खोलने की स्थिति में नहीं है। एक बड़ी चिंता देश के सामने जो है वो टेस्टिंग को लेकर है। लॉकडाउन का एडवांटेज जब भी है, WHO की चीफ साइंटिस्ट कहती है कि अगर भारत ये मानता है कि हमारे आधे से ज़्यादा जिलों में कोरोना नहीं पहुंचा है, तो इसका आशय साफ है कि वहाँ टेस्टिंग नहीं की जा रही है। हमको आज जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मध्य प्रदेश में 8,439 टेस्ट पेंडिंग है, और कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो 20 दिन से पेंडिंग है रोहित जी। उसमें परसों सरकार ने बताया कि करीब करीब इंदौर अकेले में 125 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 10-12 दिन पहले से पूरी तरह स्वस्थ होते हुए प्रतीत होते हैं, मगर उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए उनको हॉस्पिटलाइज्ड करके रखना पड़ रहा है। जहां तक राजस्थान और महाराष्ट्र का प्रश्न है, तो वहां पर भी यही स्थिति कि हम पूरी तरह लॉकडाउन कहीं भी खोलने की स्थिति में नहीं है। जहां तक आज प्रधानमंत्री जी ने बात की है, तो उसका फॉर्मेट ही ये था कि खासकर छोटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अवसर दिया था, ये पहले से तय कर लिया था कि 9 चीफ मिनिस्टर्स इसमें अपनी बात रखेंगे। एक थोड़ी सी चिंता मुझे इसमें दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लेबर रिफॉर्म्स की तारीफ की है, और वो लेबर रिफॉर्म्स हैं 14-15 के। वो ये कहते हैं कि वो कंपनियां जो 100 जहां काम करते थे लेबर्स, उनका क्लोजर के लिए सरकार की अनुमति नहीं थी, उसको राजस्थान ने बढ़ाकर 300 कर दिया है। तो ये लेबर रिफॉर्म, जब मजदूर सबसे ज्यादा संकट में है, या लैंड रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर ने बात की, तो वो सही समय नहीं है। हम मजबूरी का लाभ लेकर कोई रिफॉर्म करें, वो ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। मगर फिर भी सारे राज्य मिलकर जो बात करेंगे वो सही होगी। आज भी देश को सबसे अधिक आवश्यकता है कि वो रैपिड टेस्टिंग पर जो 2 कंपनियों को बैन करने का ICMR ने निर्णय लिया है, ज्यादा से ज्यादा राज्य ऑप्ट करें, रैपिड टेस्टिंग करें। नहीं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। 22 तारीख को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पब्लिक को इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हमारे पास 25,000 RT-PCR किट है और 15,000 RNA किट है। नेक्स्ट डे उनके हेल्थ मिनिस्टर, केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर को कहते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग किट समाप्त हो गई है, बहुत संकट में, हमको मुहैया कराइए। और ये सच बात है। तो राज्य सरकारों को छुपाना नहीं चाहिए। संख्या बढ़ने पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। यह एश्योरेंस सारी राज्य सरकारों को राजनीतिक रूप से दबाव में ना आए, मीडिया की खबरों से दबाव में ना आए, प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार बने। अभय जी, केवल मध्य प्रदेश की सरकार छुपा रही है, या आपको नाम केवल मध्य प्रदेश का पता है? नहीं, या बाकियों को आपकी तरफ से डिस्काउंट है? रोहित जी, एक बात मैं साफ कर दूं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस दबाव में की संख्या बढ़ जाएगी, टेस्टिंग कर नहीं पा रहे हैं, ये भी सच्चाई है। टेस्टिंग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन उसी के कारण ये आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये अच्छे साइन नहीं है। लॉकडाउन का एडवांटेज जब भी मिलेगा, तब हम बहुत तेजी से इसकी टेस्टिंग करके उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए। अन्यथा लॉकडाउन खोलते ही बहुत विपरीत परिस्थितियां होने वाली। ठीक है, अरविंद वाजपेयी से मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं, इसके पहले कि तौसीफ खान के पास जाऊं। अरविंद वाजपेयी, लगातार पहले दिन से यह बात हो रही है कि टेस्टिंग ही नहीं हो रही, तो हमें पता कैसे लगेगा हमारे यहां बीमार कितने हैं। WHO की वो बात का हवाला जिसका उन्होंने दिया अभय दुबे ने, उसके इतर WHO ने यह भी कहा कि भारत बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। इसके इतर WHO ने यह भी तारीफ की कि भारत ने जिस तरीके से कंटेन करने में कामयाबी पाई है, दुनिया में वैसा उदाहरण दूसरा नहीं मिल रहा है।
तो फिर किसको सही माने, जो बात अभय दुबे कोट कर रहे हैं वो, या जो सरकार कोट कर रही है वो? देखिए रोहित जी, बात सिर्फ एक्सपर्ट्स की मानी जाएगी, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो बात सही मानी जाएगी। देखिए अब ये कहते हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है, 130 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है, तो 130 करोड़ की तो टेस्टिंग नहीं हो सकती। देखिए टेस्टिंग होना चाहिए, इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं है, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन लॉकडाउन जब से हमने किया, आज 1 महीने से ज़्यादा होने को आ गया, 1.5 महीने होने को आ गया, तो इसकी लाइफ कितनी होती है यह भी हमको देखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस की लाइफ कितनी है। अगर उसकी लाइफ 28 डेज, कई लोग कहते हैं, कुछ लोग 21 डोज कहते हैं, कुछ 14 कहते हैं, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो लाइफ स्पैन तो पूरा हो गया, एक ये पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आज किसी को कोरोना डिटेक्ट होता है तो उसकी लाइफ 28 दिन तक जाएगी। तो मेरा मतलब कहने का कि हम लोगों के कहने से ये बात नहीं बनेगी, हमको कंप्लीटली एक्सपर्ट्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। जहां तक लॉकडाउन, वैक्सीन या लॉकडाउन खोलना है या एग्जम्पशंस देनी है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग क्यों इस मामले में गंभीरता से काम कर रहे हैं? बिकॉज हम कंसर्न है कि देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का क्या बनेगा, हम कंसर्न है कि गरीब आदमी का क्या बनेगा, हम कंसर्न है कि मजदूर का क्या होगा, हम कंसर्न है कि किसान का क्या होगा। देखिए अगर इन चीजों को, अर्थव्यवस्था को और इन समस्याओं को आगे लाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि असावधानी हो जाए और लॉकडाउन में एग्जम्पशंस ज्यादा हो जाए या लॉकडाउन खोलने की तरफ चले जाए, तो कहीं दुर्घटना बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो बड़ी समझ के साथ हमको चलना पड़ेगा। और ये बात सही है कि अभी 7 दिन हमारे पास हैं, 7 दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे। और प्रधानमंत्री जी स्वयं कुछ नहीं कर रहे, एक्सपर्ट कमेटीज के बेस पे, चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट पे, स्टेट की रिपोर्ट पे, उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। मैं राघव से एक कमेंट जरूर लूंगा, उसके पहले राघव आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले तौसीफ खान अपनी बात रखें। ओके तौसीफ खान, लॉकडाउन खुल जाना चाहिए 3 मई को, आपको लगता है बंगाल में? नहीं, 3 मई को ऐसा कुछ नहीं है कि 3 मई के बाद टोटल लॉकडाउन खुल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल ही कोई आशा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज मीटिंग में उन्होंने सुझाव मांगा है सारे चीफ मिनिस्टर से राज्य के बेसिस पे कि आप अपना एग्जिट प्लान बताइए, तो उसमें उनका यही कहने का मतलब है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे बहुत ही एरिया जो बहुत ही सेंसिटिव है, वहां तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा। लेकिन जो दूसरे जगह है जहाँ पे उतना ज्यादा पॉजिटिव केसेस नहीं है, उनको किस तरीके से आप रेस्ट्रिक्शंस में कोई एग्जेम्पशन देना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई एग्जेम्पशन दिया भी जाता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि बिना मास्क पहने लोग बाहर निकलने लगे या सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो 3 तारीख के बाद आपको मेंटेन करना ही होगा, मास्क पहन करके निकलना ही होगा, ये बात तो तय है। देखिए अब किस बेसिस पे फैसला लिया जा सकता है, उसमें टेस्टिंग का रोल बहुत बड़ा होता है ये। और इसमें ये सच्चाई ये है कि खुद आईसीएमआर ने आज फिर एक पत्र लिख करके बोला है कि रैपिड टेस्टिंग किट, जो 2 कंपनियां का उन्होंने नाम लेकर के बोला है कि इनसे जो भी प्रोक्योर किए गए थे सब वापस मांगे जा रहे हैं, सारे स्टेट्स को उनको वापस भेजे जाएंगे। तो 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट तो बंगाल में उसमें फॉल्टी निकल गए। तो एक टेस्टिंग का मामला एक अलग है कि हाँ टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होगा तो उस बेसिस पे पहचान किया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मामला आराम का है या वो भी सेंसिटिव एरिया है। अभी बंगाल की स्थिति क्या है आपके हिसाब से? बंगाल की स्थिति यही है कि ममता बनर्जी ने जो एक बात क्लियर कर दिया है कि जो लोग बंगाल के लोग जो बाहर है उनको वापस बुलाने का वो उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है कि उनको बाहर, जैसे कोटा में जो स्टूडेंट्स अगर बंगाल के फंसे हुए तो उन्हें वापस लाना है, और इसी तरीके से जो लोग बाहर में हैं उनको वापस लाना है, वापस ला करके क्वारंटीन में डाल करके फिर अपने अपने घर जाएंगे। ये बात तो निश्चिंत है। और दूसरी बात कि हफ्ता दिन और जाए तो ये अपना एक रोड मैप ड्रॉ किया जाएगा कि फेज वाइज अगर कोई लॉकडाउन खत्म करना है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ऐसे ही कोई डिसीजन ये ऐसे नहीं लिया जा सकता, इसके पीछे डेटा होना चाहिए, डेटा के बेसिस पे ही ये डिसीजन लिया जा सके। तो डेटा कैसे आएगा? डेटा तो सब एक दूसरे का शक की नजर से देख रहे हैं। बंगाल वाले को मध्य प्रदेश के डेटा पे शक होता है, मध्य प्रदेश वाले को महाराष्ट्र के डेटा पे शक होता है, महाराष्ट्र वाले को कर्नाटक के डेटा पे शक होता है, कर्नाटक वाला कहता है मुझे बिहार के डेटा पे शक है। तो और सब मिलकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बीजेपी नॉन बीजेपी में बढ़ जाते हैं। वो बीजेपी वाले कहते हैं हम केंद्र के साथ हैं, नॉन बीजेपी कहते हैं हमें केंद्र के डेटा पे शक है। तो कैसे चलेगा फिर? कहीं एक तो लकीर खींचनी पड़ेगी ना सबको मिलके। नहीं देखिए,
घर का हमारे देश के मुखिया तो प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको चाहिए कि जो आईसीएमआर के द्वारा जो भी टेस्टिंग किट खरीदे जा रहे हैं वो फॉल्टी ना आए। तो चलिए ठीक है, अब फॉल्टी आ गया है तो उस पे जो एक्शन लेना है वो लेंगे। टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग के बेसिस पे ही तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मामला संगीन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मामला थोड़ा सीधा है। बहुत से लोग ये सवाल समझना चाहते हैं। राघव चड्ढा, आपने शुरू में कहा पर मिलियन सबसे ज्यादा टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी ये जानना चाहता है, जब आप लोग बार बार ये कहते हैं टेस्टिंग कम हो रही है, टेस्टिंग कम हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है तो पूरे 2 करोड़ आदमी को टेस्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप क्लैरिफाई कर पाएंगे चीजें? या एक एवरेज बेस पर रैंडम रैपिड सैंपलिंग होती है, उस एवरेज के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस राज्य की स्थिति कैसी है? देखिए, कभी भी कोई भी राज्य सरकार और हम लोग भी जो लगातार कह रहे हैं कि जांच ज्यादा करें, यहां तक कि WHO के जो अध्यक्ष हैं उनसे जब पूछा गया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या एक इलाज है, तो उन्होंने बोला भाई दवाई तो कोई नहीं है, लेकिन एक ही इलाज है कि आप जांच करें और ज्यादा जांच करें, टेस्ट एंड मोर टेस्ट। तो जब हम ये बात करते हैं, हमारा ये मतलब नहीं कि दिल्ली की पूरी 2 करोड़ आबादी का हम कोरोना वायरस का टेस्ट कर दे, जांच कर दे, लेकिन जो इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं, उसके आसपास के इलाके हैं, और एक सैंपलिंग मेथड है। ऐसे नहीं होता कि भाई सड़क पे निकले, जो पहले 5 बंदे निकले उनका हमने कोरोना वायरस का जांच कर दिया, ऐसे नहीं है। पूरे डॉक्टर्स द्वारा रैंडम सैंपलिंग, साइंटिफिक सैंपलिंग के मेथड्स हैं, जिसके हिसाब से आप ज्यादा जांच करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसे हालात थे कि यदि आपके अंदर लक्षण है कोरोना की और आप एक अस्पताल में जांच कराने जाएं, तो डॉक्टर आपसे ये पूछता था कि क्या आप किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से घूमकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं, या किसी एक ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए जिसे कोरोना वायरस है। अगर आप कहें नहीं, ना मैं किसी विदेश से आया, ना मैं किसी के संपर्क में आया, तो लक्षण होते हुए भी वो कहता था कि मैं आपकी जांच नहीं कर सकता, हमें आदेश नहीं है, हमारे पास जो जांच की किट्स हैं वो बड़ी लिमिटेड है, हम आपका जांच नहीं करेंगे। आज किट्स बड़ी हैं, आज सप्लाई चेन बेहतर हुई है, इसीलिए कम से कम जो लोग अस्पताल में आ रहे हैं उनकी जांच हो। और ये फैलता है तो यदि मान लीजिए कोई एक दूध वाला है, जिसको भगवान ना करे अगर हो जाए, तो वो जिस के घर जाकर दूध देता है, जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है, उस हर व्यक्ति की आपको जांच करनी पड़ेगी, अपना जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और जांच ही एकमात्र इलाज है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आज से पहले हम कहते थे, मैं कोई किसी राजनीतिक दल का या किसी राज्य का नाम भी नहीं लूंगा, नहीं तो मुझ पे राजनीति करने का आरोप लगेगा, लेकिन बड़े नेता कहा करते थे कि भैया हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं है। उनसे पूछा, थोड़ी जांच करी कि भाई इनके राज्य में अपराध क्यों नहीं है, तो पता लगा उनके राज्य की पुलिस FIR ही दर्ज नहीं करती है। मतलब 0 FIR इज इक्वल टू 0 अपराध। जब FIR दर्ज ही नहीं हुई तो अपराध कैसा? तो कहने का मतलब यह है कि आज बहुत राज्य ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में तो कोरोना जैसी बीमारी आ भी नहीं सकती, आई भी नहीं है, 1-2 मरीज हैं बस। लेकिन जब आप जांच करना शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप वास्तविक तौर पे कहां खड़े हैं। दिल्ली के अंदर पर मिलियन जांच पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा हो रही है। कल हमने 3500 लोगों की जांच करी, उनका टेस्ट किया, जिसमें से लगभग 293 लोग संक्रमित पाए गए। तो इतने बड़े स्तर पे जांच दिल्ली की सरकार कर रही है। लेकिन राघव, दूसरी चीज आगे जो दूसरी चीज आती है वो ये कि लोग इंतजार कर रहे हैं क्या 3 मई से खुलेगा सब कुछ। अगर मान लीजिए फेज मैनर में खुलना है, अगर मान लीजिए हॉटस्पॉट में नहीं खुलना है, बाकी जगहों पे खुलना है, तो आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा है कि आप जहांगीरपुरी को हॉटस्पॉट मान के लॉकडाउन करेंगे, मौजपुरी को खोल देंगे, ये कैसे चलेगा? तिलक नगर में आप बंद रखेंगे लेकिन सुभाष नगर में नहीं खोलेंगे, खोल देंगे, या हरिनगर में खोल देंगे, तो कैसे चलेगा? इस चीज का गणित लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो ये एक चरणबद्ध तरीके से पूरी तरीके से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और जो लॉकडाउन खुलेगा भी वो चरणबद्ध तरीके से खुलेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सारे इलाके खोल दिए जाएं या सभी को कर दिया जाए। मैं आई डोंट विश टू सेकंड गेस द गवर्नमेंट। सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार के क्या निर्देश आएंगे, मैं वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर पहले नहीं कुछ कहना चाहता हूं कि कैसे होगा, लेकिन बहुत ही जाहिर सी बात है कि जो भी रिलैक्सेशंस भी दी जाएंगी वो फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से दी जाएंगी। हो सकता है ऐसी कोई रिलैक्सेशन आए कि जो 55-60 साल थोड़ा बुरा लग सकता है आप लोगों को, ना निकले। आप सभी लोगों की सलाहों पे ही केंद्र सरकार ये कह रही कि हम काम कर रहे हैं, और आप सब लोग भी इस बात को अलग अलग पार्टियों से होते हुए ये स्वीकार कर रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, कि हाँ हमारी सलाहें सुनी जा रही हैं, उनको अमल में भी लाया जा रहा है। लेकिन अजय आलोक, ये सवाल तो उठेगा ना कि आप जो बीच बीच में रिलैक्सेशन दे रहे हैं उसमें आप कहते हैं कि साहब बिजली वाला काम कर सकता है लेकिन बिजली के सामान की दुकान नहीं खुलेगी, प्लम्बर आपके घर आ सकता है
लेकिन सैनिटरी वेयर की दुकान नहीं खुलेगी, तो फिर उसका फायदा क्या है? तो फेज मैनर में अगर काम होना है, चरणबद्ध तरीके से काम होना है, तो उन चरणों में आपस में कहीं ना कहीं कोई साम्यता तो दिखनी चाहिए। अजय आलोक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप रोहित, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अगर हम प्लम्बर को अलाउ कर रहे हैं तो हमें सैनिटरी वेयर का दुकान भी खोलने पड़ेंगे। अगर हम एसी वालों को अलाउ कर रहे हैं तो एयर कंडीशनिंग के पार्ट्स भी मिलनी चाहिए। इसी तरह से मोटर मैकेनिक तो ऑटो स्पेयर पार्ट्स भी खुलने चाहिए। तो हमारी सरकार ने कुछ कुछ एरियाज में इन सब दुकानों को खोलने पे भी विचार हो रहा है। तो संपूर्ण गाइडलाइन क्या होगी, उसका एक खाका तैयार होगा जिले दर जिले में, हर जिले में कहाँ कहाँ किस किस एरिया में ये सब दुकानें हम खोल सकते हैं, कौन कौन से उद्योग को शुरू कर सकते हैं, किस किस बातों को कर सकते हैं। तो ये सब फेज वाइज मैनर में होगा और हर राज्य सरकार को अपने राज्यों की स्थिति देखते हुए, अपने जिलों की स्थिति देखते हुए इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने एरिया की प्लानिंग करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से, मुझे यहां तक लगता है केंद्र सरकार बिल्कुल ये ऑटोनॉमी राज्यों को देगा कि वो अपने राज्य में लॉकडाउन खोलने का फैसला, रखने का फैसला, किस ढंग से लागू करने का फैसला, ये तमाम राज्यों को केंद्र देगा ताकि वो अपने अपने हिसाब से निर्धारण कर सके। केंद्र का काम है जनरलाइज में पूरे देश की मॉनिटरिंग करना और हर राज्यों को सहायता देना। वो काम अपना केंद्र बदस्तूर जारी रखेगा और जहां जहां अति आवश्यक मदद की जरूरत पड़ेगी वहां केंद्र बिल्कुल खड़ा रहेगा। अब राज्यों को तय करना है, जैसे बिहार में हमको तय करना है, झारखंड ने अलाउ कर दिया कि वो सीमा बिल्कुल रिलैक्स नहीं करेंगे। उड़ीसा चाहता है कि वो 1 महीने तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर ले। बिहार को अगर ये लगने लगता है कि 5 मई के बाद उनको लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने लोगों को छूट देने की सोचते हैं, तो जो आदमी काम करता है उड़ीसा में या तेलंगाना में, उसका भविष्य क्या होगा? वो तो परेशान है इस बात को लेकर कि मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि जहां उसको काम करना है वो बंद है, या आप बंद रखते हैं और दूसरी जगह खुल जाता है जहां उसका कामकाज है, तो वो क्या करेगा? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों को परेशानी तो हो रही है। आज 33 दिन हो गए हैं, बिल्कुल लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन लोग जान रहे हैं कि ये परेशानी कोई जानबूझ के नहीं दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। आप इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पे आप लोगों को जितनी मदद कर सकें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि बिहार का व्यक्ति का काम उड़ीसा में है और उड़ीसा ने राज्य की सीमाएं सील की हुई हैं, वो व्यक्ति कैसे जाएगा, तो ये परेशानी तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये परेशानी झेलने के लिए पूरा देश तैयार भी है, क्योंकि लॉकडाउन कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कोई किन्होंने नहीं लिया है। ये मजबूरी है हमारी और यही हमारी समस्या का निदान भी है। इसलिए कुछ नहीं होगा, जैसा भी है वास्तव आज की स्थिति के हिसाब से 4 तारीख को तमाम राज्य सरकारें निर्णय लेंगी और केंद्र सरकार भी निर्णय लेगा। मेरा ये कहना है, और लोग तैयार रहें। अभी 1 महीने की लड़ाई और है। आप कह रहे हैं मजबूरी है, ये हर कोई जानता है मजबूरी है। उसके बावजूद अभय दुबे की पार्टी ने कहा ना अभय जी कि लॉकडाउन बड़ा अनप्लान्ड फैसला था, डिमोनेटाइजेशन की तरह लोगों की ऐसी की तैसी कर दी गई। तो ये प्लान्ड लॉकडाउन कैसे होता सर? उसकी प्लानिंग क्या होती है? देखिए, हजारों मजदूर आज भी सड़कों पर छोड़ दिए गए, आज भी जब हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये फैसिलिटेट करना था, ये तय करना था पहले से कि उन मजदूरों का क्या होगा जो दूसरे राज्यों में फंसे रह जाएंगे। आज अगर राज्य सरकारें कोशिश करके बसों के माध्यम से छात्रों को, मजदूरों को बुलाने की कोशिश करती, तो मुझे लगता है कि ये पहले प्लान कर लिया जाता तो इतनी पीड़ा और वेदना नहीं होती। 2 बातों पर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहता हूं। आपने एक तो टेस्टिंग का जो प्रश्न किया था, उस टेस्टिंग में आज कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है अभी हिंदुस्तान में रोहित जी। तो एक सुविधा हमारे पास यह है कि 3 प्रकार के हॉस्पिटल्स हमने चिन्हित किए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। येलो वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लक्षण होते हैं, तो लक्षण वाले हॉस्पिटल्स में हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी तेजी से, और लक्षण के साथ उनके आसपास जो ट्रेस करके वहां टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अभी तो नियंत्रण में है टेस्टिंग हमारे लिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि रबी की फसल खड़ी हुई है। राज्य सरकारें कोशिश कर रही है सामूहिक रूप से, मगर वो जो प्रिक्योरमेंट है वो अभी करीब 20% तक ही पहुंचा है, और कुल उत्पादन का सिर्फ 26% केंद्र की सरकार खरीदती है। तो जो 74% अनाज है उसका खरीदार है ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है। तो सबसे बड़ा 50% भारत का हिस्सा, जिसमें करीब 60% लोग निर्भर करते हैं, वो बहुत बड़े संकट में है। तो सरकार उसको फैसिलिटेट करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, फिर माइनिंग सेक्टर को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, फार्मास्यूटिकल को। तो ये तो बड़े एस्पेक्ट्स हो गए। जो आपने माइक्रो लेवल पर बात की है वो तो
ये तय किया है राज्य सरकारों ने कि जो ग्रीन एरियाज हैं वहां पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से इन्फोर्स कराएं और खुले भी हैं, आप भी काफी जानते हैं सारे बाजार खुले भी ये हैं। बात टीवी पे कहना बड़ा अच्छा लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग लाइनों में लगे, बाकायदे गोल घेरे बना दिए जाएं, उसमें खड़े होकर आदमी अपनी बारी का इंतजार करे। कभी बाजार जाके देखिए ना, अभी चले जाइए शाम को, आज देखिए क्या हालात होती है वहां पर, और देखिए कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान वहां पे हो रहा है। नहीं रोहित जी, एक चीज और उसमें आप भूल जाइए कौन से राज्य में आप खड़े हैं, भूल जाइए आप कांग्रेस शासित राज्य में हैं, केंद्र शासित प्रदेश में हैं, या बीजेपी शासित राज्य में है, या किसी और पार्टी शासित राज्य में। आम आदमी हर जगह एक ही तरीके से व्यवहार करता है। देखिए, दो उदाहरण है मेरे पास, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। दो एरिया मैंने ऐसे देखे हैं। एक क्षेत्र था जहां पर सरकार ने कहा कि 4 घंटे के लिए दुकानें खुलेगी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग से वहां सामान ले लें। और एक एरिया था जहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर ने तय किया कि सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक दुकानें चालू रहेगी, जिसको भी लेना है वो सोशल डिस्टेंस। तो जहां 12 बजे तक आपने विंडो दी है वहां पर बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। तो सरकार ये भ्रांतियां निकाल दे कि कम समय, जब भी कम समय दोगे तो एक साथ लोग भीड़ लगाएंगे। लोगों को जब पता होता है कि हमारे पास स्पान अच्छा है तो वो कम, तो फिर तो आपको 24 ही घंटे खोल देनी चाहिए थी दुकानें, कि आदमी जब चाहे तब जाके ले ले सामान। दूसरी आज तक, अगर ऐसी ही बात है तो देश का, एक मिनट, आज तक देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, मैं एक आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करता हूं, हो सकता है मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और रामविलास पासवान जी तक। पूरे देश में एक तकलीफ है, जो एक क्वालिटी को लेकर उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने प्रोक्योरमेंट में एडवाइजरी जारी की हुई है कि अगर गेहूं की चमक या अनाज की चमक और डैमेज होगा तो वो प्रोक्योर नहीं करेंगे। बहुत सारे सेंटर पर प्रधानमंत्री जी और रामविलास पासवान जी, उस आपके आदेश के कारण तकलीफ आ रही है। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से गुहार करता हूं, उसको विड्रॉ कीजिए और आज घोषणा कीजिए कि सारा अनाज किसानों का, आपकी बात में अरविंद वाजपेयी ट्रालियों में के हवाले कर रहा हूं, वो जवाब देंगे इस पर। उसके बाद राघव चड्ढा आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेकर। अरविंद वाजपेयी जवाब दीजिए उनकी बात। यस, देखिए अभय दुबे जी, शायद आपको जानकारी नहीं है कि ये जो आप जानकारी टीवी पे दे रहे हैं ये गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए, किसी भी उसकी 3 क्वालिटीज होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। एक सेकेंड, और तीनों की तीनों ग्रेड खरीदे जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई क्वालिटी आती है तो उसकी बाकायदा डायरेक्शन दी हुई है कि वो किस रेट पे लिया जाएगा। तो ये गुमराह ना करिए, वैल्यू कट नहीं करें, वैल्यू कट नहीं करें। जानकारी लेके हम बैठते हैं, हम बिल्कुल जानकारी लेके बैठते हैं। मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ, पिछली बार भी वैल्यू कट नहीं करेंगे। देखिए, जो एमएस, सुनिए ना, आज अरे सुनिए तो सही, उदाहरण है, पिछली बार को भूल जाइए के वीडियो आए इस बार की बात वापिस लौटाया गया है। सर एक एक करके बात कर लीजिए। अभय दुबे जी सुन तो लीजिए ना, एक एक करके बोल लीजिए भाई। देखिए, सुन लीजिए ना बात को। देखिए, एज फार एज द पॉलिसी डिसीजन इज कंसर्न, वो प्रॉपर तरीके से लिए है। अगर इक्का दुक्का सेंटर पे कोई दिक्कत आती है उसको बाकायदा देखा जाएगा, इसलिए गुमराह करने की कोशिश न करिए। देखिए, ये सरकार पूरे तरीके से हर सेक्टर को, गरीब को, अमीर को, मिडिल क्लास को, सभी फैक्ट्री को, इंडस्ट्रीज को, सबको लेके साथ चल रही है और सबकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तो मानिए, ये मानिए 27/3 का आदेश इस वक्त क्या हालात हैं। हमको कोरोना से लड़ना है, हमको कोरोना से लड़ना है माय डियर फ्रेंड। हम लॉकडाउन पूरी तरीके से अगर खुल जाएगा तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो हौच-पौच हो जाए, और जो हमने ये 37 दिन 35 दिन की लड़ाई अपने आप से लड़ी है, कहीं वो सब जाए ना चली जाए। नहीं सर, मेरा इतना कहना है, खोलना है, अरविंद जी, नहीं खोलना है, अरविंद जी, प्रधानमंत्री जी पे छोड़िए। अरविंद जी, हमारी अपील होगी कि राज्य सरकारों पर भी ना छोड़ा जाए। नहीं, अगर लॉकडाउन खोलने का डिसीजन उन पे छोड़ दिया तो भी मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक, चलिए मैं इसी सवाल पर आने वाला था। मेरा कहना है, आप जनता के हित के लिए लड़िए, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन जनता के हित के लिए लड़िए। राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए लड़ती हैं, इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है। राघव चड्ढा, मैं एक सवाल लेके आ रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि राज्यों पर फैसला मत छोड़िए, केंद्र खुद तय कर ले कि कब खोलना है कब नहीं खोलना। अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, दिल्ली और हरियाणा के बीच में तनातनी चल रही है मंत्रियों के बयानों को लेकर। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि साहब इधर से किसी को आने मत दो, उधर से हम सब्जी नहीं जाने देंगे, उधर से कल को कह देंगे दूध नहीं जाने देंगे, रोजमर्रा की चीजों के सामान नहीं जाने देंगे। तो फिर कैसे चलेगा? ये तो कहीं ना कहीं एक लकीर ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, और वो लकीर कौन ड्रॉ करेगा?
देखिए, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहूंगा और मैंने प्रयास भी यही किया है। लेकिन यदि आप हरियाणा सरकार के मंत्रियों के और कुछ एक आध मंत्री की बात कर रहा हूं, मैं उनके बयान सुने तो साफ नजर आता है कि इस आपातकाल की परिस्थिति में, इस महामारी में भी वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि न जाने आम आदमी पार्टी अगला हरियाणा का चुनाव लड़कर जीत ना जाए और उनकी राजनीति समाप्त ना हो जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं जल बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ। हम पूरी पानी की, सीवर की व्यवस्था दिल्ली में जल बोर्ड चलाती है। आज जल बोर्ड के कितने कर्मचारी जो पानी के टैंकर से लेकर, ट्यूबवेल ऑपरेटर से लेकर, फिटर से लेकर, प्लम्बर से लेकर नौकरी करते हैं, जो हरियाणा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और रोज बॉर्डर पार करके आते हैं। उन सबके पास डीएम द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा दिए गए पासेस हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनकी एंट्री बैन कर दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी दिल्ली आना जाना बंद कर दिया। यदि इस प्रकार से जो रोजमर्रा के एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं, यदि आप उनके आने जाने पर रोक लगाएंगे तो केवल दिल्ली को नुकसान नहीं होगा, हरियाणा को भी नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश को भी नुकसान होगा। जब भी लॉकडाउन की भी जब परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी तो उन्होंने भी एसेंशियल सर्विसेज जो है उनको छूट दी। न जाने क्यों आज हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर भी राजनीति कर रही है, इस पर भी उलझुल बयानबाजी हमारे खिलाफ कर रही है कि न जाने हम उनके राज्यों में कोरोना फैला रहे हैं। इस समय मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने सुझाव देते हैं। भारत सरकार हो और तमाम राज्य सरकारें हो, सब मिलकर एकजुट, एक ध्वज के तले इस युद्ध को लड़ रही हैं। एकजुट होकर हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और इस यूनिटी को, इस एकजुटता को हमें एक पार्टीबाजी और दलगत राजनीति से खोना नहीं है। और आज भी मैं ये कहना चाहूंगा साफ तौर पे कि आज अभी कोई चैनल पे कह रहे थे कि भाई राज्यों से सलाह नहीं लेनी चाहिए, केंद्र को ही फैसला ले लेना चाहिए। हमारे देश में एक संघीय ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है भारत के संविधान में। यदि राज्यों की नहीं सुनी जाएगी कि राज्य किस प्रकार थोड़ा सा सुनने में मुझे लगता है चूक है। उन्होंने कहा कि फैसला केंद्र को करना चाहिए, राज्यों को अलग अलग समय पर, अलग अलग तारीख पर लॉकडाउन खोलने की छूट ना मिले। जैसे एक दिन से लागू हुआ पूरे देश में, वैसे खोलने का फैसला भी केंद्र सरकार कर ले। अरविंद वाजपेयी ने जो बात कही मुझे ऐसे समझ में आई। अब मैं इसका जवाब जरा तौसीफ खान से लेना चाहता हूं। कह ही रहे हैं, ठीक है, आपने तो पहले कहा कि केंद्र तय करेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी ये भी है कि आप देश की राजधानी भी हैं। आप उस नहीं, हमारी दो मजबूरियां हैं, हमारी दो मजबूरियां हैं। एक तो हम देश की राजधानी है, हम एक विशेष राज्य हैं, और हम एक विशेष इस संदर्भ में भी हैं रोहित जी कि देश की मात्र 2% आबादी दिल्ली में रहती है, लेकिन कोरोना वायरस के 12%, देश में जितने मामले आए उसके 12% मामले दिल्ली में है। तो 2% आबादी लेकिन 12% मामले, ये वास्तविकता है दिल्ली की। तौसीफ खान, राज्य अपने आप खोले या केंद्र तय करे कि कब किसको खोलना है और कितना खोलना है? नहीं, जब केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री ने ऐसा बात बोला है कि उन्होंने सारे राज्य से एक प्लान मांगा है, एग्जिट प्लान मांगा, किस फेज वाइज में एग्जिट प्लान जो उन्होंने मांगा है, तो जरूर इसके पीछे एक सोच है। उनको, प्रधानमंत्री के पीछे एक टीम है जो काम करती है, जो उन्होंने बताया है। लॉकडाउन लागू कर देना एक दिन में संभव था, इसलिए लॉकडाउन एक दिन में लागू कर दिया गया। लेकिन लॉकडाउन हटा देना एक दिन में भारत जैसे इतने बड़े देश में संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एग्जिट प्लान मांगा है। अब ये जो बातें होती हैं, जो प्रैक्टिकल सवाल जो उठते हैं कि हरियाणा से दिल्ली, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य अगर सामान के आने जाने में रोक लग जाए या उसमें सील एरिया में कैसे आ जाए, तो उसका भी मसला हल निकल जाएगा। अगर सामान के तो मूवमेंट, जरूरी सामान की मूवमेंट तो चालू है। अभी कोटा से स्टूडेंट्स को भी मंगाया गया, तो स्पेशल परमिशन लाके लोगों को मूवमेंट भी चालू है। तो इसके बारे में बिल्कुल केंद्र सरकार के तरफ से फैसला आएगा, जो राज्य के रिकमेंडेशंस को कंसीडर करते हुए केंद्र सरकार फैसला देगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार, जैसा एक पैनलिस्ट को अभी लग रहा था कि केंद्र सरकार हाथ मोड़ करके बैठ जाएगी और राज्य सरकार के ऊपर में सारी बातें छोड़ देंगी और राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर जो है ना जाने क्या कर देंगे। ऐसा नहीं है। हर चीफ मिनिस्टर अपने अपने राज्य में बिल्कुल क्वालिफाइड है इस फैसला को लेने के लिए, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। लोकल डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, जमीनी तौर पे क्या हो रहा है, वो अपना राज्य बेहतर जानती है। सर, और इसीलिए केंद्र सरकार राज्य तरीके से रिपोर्ट मांग रही है, एग्जिट प्लान मांग रही है। तौसीफ साहब, बेहतर जानना और बेहतर दिखाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। बेहतर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर दिखाया जा रहा हो, जिसका शुरू में जिक्र किया था अभय, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि बहुत से राज्य केवल इसलिए नहीं बताना चाहते कि यह बात ना जाए कि देखो इनके यहां इतने सारे केस हो गए, फिर
तो ये तो देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हमेशा हर जगह रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका आदत होता है कि हम इनका हमें, क्योंकि अब देखिए, अगर आपका इशारा बंगाल की तरफ है तो 2021 में अगले साल किसी में ने कहीं बंगाल में इशारा नहीं इलेक्शन होना किया, है। आप पता नहीं क्यों दिल पे ले जा रहे हैं उस बात को। नहीं, मैं आपको किसी ने खोल कहीं के इशारा बात थोड़ी ना करके किया, रहा हूं, ना मैंने किसी राज्य का नाम लिया, ना उन्होंने किसी राज्य का नाम लिया। अगर इस तरह से सोचा जाए फिर तो अभय दुबे को पकड़ लेना चाहिए हमें कि आपके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है, आप ही की सरकार सबसे नेग्लिजेंट रही। ये ऐसा नहीं है ना, उनकी सरकार इसलिए नेग्लिजेंट नहीं मानी जा रही क्योंकि वो कह रही है कि हम लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, और हम सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने की वजह से ये बता पाने की स्थिति में कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा इस समय बीमार पड़े हुए हैं, तो इसको ऐसे देख लिया जाएगा कि ये लापरवाह है। तो क्या कुछ राज्य सरकारें ऐसा भी सोच रही हैं? सवाल ये है कि भाई आंकड़ा छुपा लो वरना अपने ऊपर आ जाएगी बात। नहीं, वो ये सवाल जो है केंद्र की तरफ से कुछ लोगों ने उठाया है, इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शन है। ये ऐसा सवाल इसलिए, देखिए, इलेक्शन अभी कोरोना के टाइम में, इलेक्शन के बाद में लोगों को नहीं सोचना चाहिए। सर, जान है का मुद्दा नहीं बनाना तो जहान है, और जान है तभी तो चुनाव होगा ना। अजय आलोक जी, ऐसा भी तो है जिसने सेंट्रल की टीम को नहीं जाने दिया। रोहित, आप बोलिए। ये एक राज्य ऐसा भी तो है जिसने सेंटर की टीम को नहीं जाने दिया। आप बोलिए। हाँ, राज्यपाल से लड़ाई हो गई। सेंटर की टीम वहां भेजी जा रही है, सेंटर की टीम वहां भेजी जा रही है। मुझे आश्चर्य लग रहा है, वहां नहीं भेजी, पांच राज्यों में अच्छा, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं ना, 5 राज्यों में भेजी है टीम। एक सेकंड, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। बोलिए अजय जी, क्यों आश्चर्य लग रहा है आपको? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आज 33 दिन लॉकडाउन होने के बाद, कोरोना खत्म होने की जगह कुछ राज्य अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता इलेक्शन को सोच के अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और इलेक्शन को सोच के अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो बहुत सौभाग्य है हमारे देश का और हमारे राज्यों का। अच्छी बात है, करिए। हमारा काम है अभी कोरोना से लड़ना। पहले हम कोरोना खत्म कर दें। चुनाव तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे अभी 1 साल। आपको क्या लग रहा है कोरोना 1 महीने में खत्म हो जाने वाला है? एक डॉक्टर की तरह बता रहा हूं, अगले 5 महीने तक कुछ नहीं होने जा रहा है। तैयार रहिए लंबी लड़ाई के लिए। इलेक्शन बाद में सोचिएगा। बच गए ना, इम्यूनिटी रहेगी, जिंदा रहिएगा तो इलेक्शन भी लड़िएगा। और अपने जनता को भी देख लीजिए, सब राज्यों के लिए, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश जान चुका है कि किस राज्य में शिथिलता बरसती है और कैसे कैसे किस राज्य में काम हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का चैनल सबको सब बता देता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए इलेक्शन मत सोचिए, अभी अपने राज्य के बारे में सोचिए, अपने लोगों के बारे में सोचिए। ये लोग रहेंगे तभी इलेक्शन भी लड़ पाएंगे। बिल्कुल, जहां ज्यादा केसेस अफेक्टेड है वहां देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा संदेश है, लेकिन आराम से बातचीत के बावजूद आखिर तक आते आते एक बड़ा संदेश है इस चर्चा से। वो ये है कि जान है तो जहान है, और जान है तभी चुनाव है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को कम से कम ऐसी महामारी के समय में, जिसको पूरी दुनिया पहली बार फेस कर रही है, जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने घुटने टेक दिए हैं, अगर आपका देश उसमें खड़ा रह पाया है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह रही है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों ने देश हित में शायद थोड़ा सोचा, तभी आज ये स्थिति आई कि आपका देश सीना तानकर खड़ा हुआ है, और वो खड़ा रहे आगे भी। इस लड़ाई को लड़के जीत जाए, उसके लिए जरूरी होगा कि आप सब लोग साथ रहें, जैसे अब तक रहें। चुनाव तो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे।